ठीक है बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में कुछ नया तो है लेकिन कुछ नए जैसा नहीं है। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम एक जैसी चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़े हैं कि दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं या उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। तो यहाँ दो चार्ज की जगह दो मास आ गए हैं बस। तो यहाँ दो मासेस के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है या उससे रिलेटेड उनकी एनर्जी क्या होती है, ठीक है, फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था एग्जैक्टली उसी वे में हम ये ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पढ़ते क्या है, ये स्टडी है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मासेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसकी स्टडी है ग्रेविटेशन चैप्टर। एग्जैक्टली आपको लगेगा मतलब एग्जैक्टली सेम है, आपको लगेगा कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगेगा। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर दो मासेस रखे, मान लीजिए दो मासेस रखे, एक मास है यहाँ पर, एक मास है यहाँ पर, दूसरा मास है, ये M2 का है, ये M1 का है। तो जैसे पहले चार्ज रखा होता था वैसे मास रखा हुआ है, ये डिस्टेंस r है। तो जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो ग्रेविटेशनल लॉ कहता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मासेस के बीच में होता है वो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ कहता था कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो Q1 Q2। ठीक है, दूसरा हमारा लॉ ग्रेविटेशनल लॉ कहता है कि भाई जो फोर्स है, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द मासेस इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, सेम इसको बोलते हैं, सेम यहाँ पर भी होता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो सेम कूलम्स लॉ में भी होता है। ये जो भी चीज़ इस लॉ को फॉलो करती है इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही चाहे ग्रेविटेशनल लॉ हो और चाहे कूलम्स लॉ है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर कंबाइन करते थे तो लिखते थे क्या, F इज इक्वल टू some constant into Q1 Q2 by R square and the constant is equal to 1/4 pi epsilon naught। ठीक है, जिसकी वैल्यू भी हमें पता होती थी, वैल्यू इज 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इन द सेम वे अगर यहाँ पर इनको कंबाइन करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मासेस इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, तो G_M1 M2 और अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, G_M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ G को क्या बोलते हैं, G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद करना है। जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू याद की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ तो यहाँ पर जो G की वैल्यू वो आपको याद करना है। तो G की वैल्यू इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जैसे यहाँ पर ये याद करते थे वैसे वहाँ पर ये याद करेंगे, एकदम एग्जैक्टली पैरेलल चीज़ आपको दिख रहा है। तो हम ऐसा मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से मान लीजिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिमाग में रखते हैं, जैसे वहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे वैसे यहाँ पर, और वो पॉइंट्स भी एकदम मैच करेंगे। कि जैसे कि हमें पता था कि कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, तो ग्रेविटेशनल लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मासेस। तो फर्स्ट, जस्ट लाइक कूलम्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, just like Coulomb's law, gravitational law is applicable only on point masses,
तो जैसे कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल था, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल लॉ भी एप्लीकेबल है ओनली फॉर क्या, पॉइंट मासेस। तो पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल रखे होते थे तो उनके बीच फोर्स कैसे लिखते, तो उसी तरीके से अगर दो मासेस रखे हैं तो मान लेते हैं ये M2 है, ये M1 है, तो वहाँ पर हमने क्या लिखा था, लॉ का तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि जो फोर्स है दैट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो यहाँ पर भी वही है, द फोर्स एक्ट्स, द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स along the line joining the masses। तो फोर्स इन दोनों को या इन मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग रखता है। एंड पहला दूसरे पे जितना फोर्स लगाता है दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा। इसका मतलब अगर हम इस पे लिखा और ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा ऐसा, तो दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, या ऐसा ले सकते हैं ओबेज क्या, न्यूटन थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। इसका मतलब कि पहला दूसरे पे जितना भी फोर्स लगाता है दूसरा पहले पे उतना ही फोर्स लगाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ हैवीनेस ऑफ द मासेस। कितना भी मास हैवी हो, कितना भी लाइट हो, पहला दूसरे पे जितना लगाएगा दूसरा पहले पे भी उतना ही लगाएगा, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग रखता है, लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर एक डिफरेंस है। वहाँ पर चार्जेस के नेचर दो टाइप के होते थे, एक होता था पॉजिटिव चार्ज, एक होता था नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता था, नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता था, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता था। यहाँ रिपल्शन जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ अट्रैक्ट करती है। अगर दो मासेस है तो दोनों एक दूसरे को ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे, तो रिपल्शन जैसी कोई बात ही नहीं होती है। तो फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो फोर्स जो है हर समय अट्रैक्टिव होता है। यहाँ कोई कंसेप्ट ही नहीं है प्लस माइनस मास का, तो मास तो एक ही होगा। तो कोई भी कंसेप्ट नहीं, ऐसा नहीं कह सकते भाई मास दो तरीके के, एक प्लस मास है एक माइनस मास है, नहीं, मास तो प्लस ही होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ फोर्स होगा तो अट्रैक्टिव, मतलब एक मास दूसरे मास को 100% अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है। फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। और ऐसा लिख सकते हो, इट ओबेज क्या, न्यूटन थर्ड लॉ, F12 मस्ट बी इक्वल टू F21। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप कहोगे भाई ये अगर ऐसा है तो ये दोनों माइनस साइन के साथ होगा, F12 इज इक्वल टू F21 इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट या हैवीनेस ऑफ द मासेस। फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये आपको याद रखना है। और एक लास्ट चीज क्या, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज वीक फोर्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फोर्स इज वीक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स एज कंपेयर टू क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में दिस इज द वीक फोर्स, तो थोड़ा सा कमज़ोर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपैरिजन में। तो ये वहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी यही था, बस एक चीज़ ये डिफरेंट है कि यहाँ पर फोर्स हर समय अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। वहाँ पर भी फोर्स कंजर्वेटिव था। और एक दो चीज़ ये लिखी है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि भाई फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, क्या मतलब हुआ कि अगर दो मासेस अगर M1 M2 रखे हुए हैं, M1 और M2 रखे हुए हैं, और जिस मीडियम में रखे हैं दैट इज एयर, और सम सेपरेशन, लेट्स सपोज सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद अ फोर्स F, ठीक है। अगर दो मासेस हैं किसी मीडियम में रखे हैं, लेट्स सपोज जैसे एयर में रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r है और M1 M2 के मासेस है। अगर यही कॉम्बिनेशन या इसी सिस्टम को, इसी अरेंजमेंट को हम क्या करते हैं, M1 और M2,
M1 और M2 को सेम डिस्टेंस पे वाटर पे रख देते हैं, वाटर में रख देते हैं, तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम अमाउंट होगा F। ठीक है, मतलब दो मासेस को आप किसी भी मीडियम में रखिए, अगर उन मासेस की वैल्यू सेम है और अगर उनके बीच के डिस्टेंस सेम है तो फोर्स सेम रहेगा, वाटर में भी उतना ही फोर्स लगेगा, एयर में भी उतना ही फोर्स लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये जो फोर्स होता था मीडियम डिपेंडेंट होता था, नेट फोर्स जो है मीडियम डिपेंडेंट होता था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म, तो आप कहोगे वेक्टर फॉर्म लिखें, तो वेक्टर फॉर्म तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। वेक्टर फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, जैसे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ था वैसे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ लिखें, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहता है भाई, अगर दो मासेस रखे हुए हैं तो इंटरेक्शन कैसे होगा। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 और एक मास रखा हुआ है m1 का और दूसरा मास m2 का जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। तो इनके बीच का इंटरेक्शन फोर्स कितना होगा, या m1 पे कितना फोर्स लगेगा, m2 पे कितना फोर्स लगेगा। बहुत सिंपल है, आप कर चुके पहले भी, थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कैसे निकालते हैं वेक्टर, सब आपको पता है। अगर मान लेते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर फोर्स अगर ड्यू टू 2 लगते हैं तो हमें पता है कि जो फोर्स लगता है दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग लगता है और ये हर समय अट्रैक्टिव इन नेचर का होता है। तो मतलब 1 को 2 अपनी ओर खींचेगा और 2 को 1 अपनी ओर खींचेगा, दोनों इक्वल फोर्स से खींचेंगे। तो फोर्स कैसे लिखें, फोर्स लिखेंगे क्या, जी m1 m2 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर दो वेक्टर पता है तो ये डिस्टेंस भी पता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकाल सकते हैं। इस वेक्टर की लेंथ हमें पता है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, या जो ये वेक्टर मैंने बनाया है, इस वेक्टर की बात करते हैं, जो वेक्टर बनाया है इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे। अगर ये वेक्टर की बात करते हैं तो इस वेक्टर को लिखना पड़ेगा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज r2 माइनस r1। तो r2 माइनस r1, ठीक है, r2 माइनस r1। और अगर इसको लिखें तो ये वेक्टर कैसा होगा, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ का वेक्टर है। अगर हम इसको लिखें जिसका एरो इधर है तो ये क्या होगा, r1 माइनस r2। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये सब कर चुके हैं। तो मॉड, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो चाहे r1 माइनस r2 लिखो चाहे r2 माइनस r1 लिखो, तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1 का मॉड का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, अमाउंट ऑफ फोर्स, ये हो गया अमाउंट। लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक यूनिट वेक्टर जो भी डायरेक्शन हमारी दिख रही है हमको फोर्स की, उस डायरेक्शन में लिखना है। तो हमें दिख रहा है कि अगर 1 पे फोर्स ड्यू टू 2 लिख रहे हैं तो 1 को 2 अपनी ओर खींचेगा, तो ये डायरेक्शन है फोर्स की। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में डिवाइडेड बाई उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो हमें पता है इस वेक्टर, कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है r2 माइनस r1, तो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया, तो ये अमाउंट हो गया। और ये डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन, जो भी हमारी ज़रूरत की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, अगर 1 पे निकालना है तो 2 माइनस 1, वहाँ पर क्या होता था आपको याद करवाया होगा, मैंने, मुझे याद है कि 1 पे निकालना होता था तो r1 माइनस r2 करते थे। यहाँ पर 1 पे निकालना होगा तो r2 माइनस r1 करेंगे, क्योंकि ये फोर्स हर समय अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो याद रखना बड़ा सिंपल है, एक याद कर लोगे तो दूसरा तो आ ही जाएगा। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 पे निकालते थे तो r1 माइनस r2 लिखते थे, सीधे फॉर्मूला लिख सकते थे, कभी भूलेंगे नहीं। तो इन केस ऑफ ग्रेविटेशन r2 माइनस r1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई अगर किसी चार्ज पे फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू सेवरल अदर चार्जेस, तो यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑन अ पॉइंट मास, force on a point mass due to multiple point masses। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर मास पे, m मास पे हमें फोर्स निकालना है, तो ड्यू टू m1 जिसकी डिस्टेंस r1 है, ड्यू टू m2 जिसकी डिस्टेंस r2 है, ड्यू टू m3
जिसकी डिस्टेंस r3 है, ठीक है, ऐसा निकालना है। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पर अप्लाई करते थे क्या, यहाँ पर क्या अप्लाई करते थे, अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि नेट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज या नेट फोर्स ऑन मास m इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल मासेस। तो सबका 1 by 1 निकाल के सबका वेक्टर सम कर दीजिए। तो F अगर हम लिखें कि नेट कितना होगा, F नेट ऑन m, तो F m पे कितना लगेगा, तो दैट इज इक्वल टू F m ड्यू टू m1 प्लस F m ड्यू टू m2 प्लस F m ड्यू टू m3, ठीक है। एंड सो ऑन अगर और भी मासेस होते तो ऐसा निकाल सकते हैं। तो इनके सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, एकदम ये आपने किया हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए भाई इस पे एक m मास रखा है, 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 तो इस पे नेट फोर्स कितना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल मासेस की वजह से इस पर फोर्स निकालोगे। तो जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर की साइड है, सबकी साइड लेंथ a है, तो आप कहोगे जो ये मासेस पे 3 मासेस की वजह से फोर्स लगेंगे और 1 by 1 लेंगे। जब हम वेक्टर सम करते हैं तो वेक्टर सम में हम हर एक पार्टिकल की वजह से, हर एक पॉइंट पार्टिकल की वजह से इस पे फोर्स लिखते हैं, और जब हम ऐसा फोर्स लिखते हैं तो बाकी जितने भी पॉइंट पार्टिकल्स हैं उनको इग्नोर मार देते हैं। तो जब इसकी वजह से लिखेंगे तो सीधे सीधे लिखेंगे भाई अभी इसकी वजह से लिख रहे हैं तो ये सबको इग्नोर मार देंगे। तो इसकी वजह से फोर्स का अमाउंट आ गया F, और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, gm² a², ठीक है। सेम अगर इसकी वजह से लिखेंगे तो इसकी वजह से भी इतना ही होगा, इसकी वजह से भी जस्ट क्योंकि इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस वही है, इन दोनों का अमाउंट भी वही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वही है, अमाउंट वही है, तो इसकी वजह से भी होगा F। और तीसरा ये वाला पार्टिकल जो लगाएगा ये एंगल बाइसेक्टर पे लगाएगा तो ये लेट सपोज F' है, तो F तो हमें पता है, तो F' कितना हो जाएगा, F' में G वही, m² वही, बट डिस्टेंस थोड़ा चेंज हो जाएगी। अगर ये A है तो ये √2 होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2a²। तो 3 वेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, F और F', इन तीनों को वेक्टोरियली ऐड करना है तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो दिख रहा है इन दोनों का एडिशन भी इधर ही होगा, कितना होगा ये F√2। तो नेट फोर्स इज F नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F√2 प्लस F1, तो इज इक्वल टू gm² बाई a², और F√2 तो √2 टाइम्स और प्लस F', तो F' इज 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और किस डायरेक्शन जा रहा है ये दिख रहा है। तो जैसे पहले करते थे वैसे अभी भी कर रहे हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। तो फोर्स ऑन अ पॉइंट मास ड्यू टू मल्टीपल मासेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आगे, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसी के पैरेलल ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आगे देखते हैं भाई ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या समझते हैं, क्या मतलब है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ लीजिए पूरा चैप्टर उसका, कुछ इसमें नई चीज़ें पढ़ेंगे, बाकी पूरा उसका रिवीजन है। कुछ नई चीज़ें क्या पढ़ेंगे, जैसे कैप्लर्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, कैप्लर्स लॉ पढ़ेंगे, डिफरेंट ऑर्बिट टू ऑर्बिट देखेंगे भाई किस ऑर्बिट में कितनी स्पीड होती है, एस्केप स्पीड से क्या समझते हैं, ये कुछ नई चीज़ें हैं। लेकिन बाकी डिट्टो वही पुराना का हमारा रिवीजन टाइप का है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फील्ड का काम क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फील्ड का काम क्या आपको पता है, फील्ड क्या करता है, मेजर करता है। फील्ड इज एक मेजर करने का तरीका है, क्या मेजर करने का तरीका है कि एक मास का नियर बाई एरिया में क्या इन्फ्लुएंस है, मास का कितना इन्फ्लुएंस है। जैसे हैवी मास है तो हैवी मास का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीज़ों को अपनी ओर ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। लाइट मास है तो लाइट मास का कम इन्फ्लुएंस है। तो बेसिकली किसी मास का नियर बाई सराउंडिंग स्पेस में क्या इन्फ्लुएंस है, इसका मेजरमेंट को हम 2 तरह की क्वांटिटी से करते हैं। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक होती है स्केलर क्वांटिटी जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एकदम वैसे ही जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता था। तो बेसिकली ये क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज मेजरमेंट ऑफ क्या, इन्फ्लुएंस ऑफ अ मास
इन नियर बाई या इन्फ्लुएंस ऑफ मास इन सराउंडिंग स्पेस। तो बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है स्पेस में मास का क्या इन्फ्लुएंस है, अपने अगल बगल कितना इन्फ्लुएंस है, ये है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मास इन सराउंडिंग स्पेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हम कहते हैं कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दीजिए, पॉजिटिव यूनिट पॉइंट चार्ज रख दीजिए, और पॉजिटिव यूनिट पॉइंट चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो फोर्स होता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। सेम यहाँ पर पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ इतना बोल दें कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर यूनिट मास रख दीजिए। तो यूनिट मास जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये है क्या? बेसिकली ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास force experienced by unit mass placed at a point is equal to intensity of field या gravitational field at that point। तो ये तो हमें पता ही है, फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्पेस की किसी भी पॉइंट पर हमें यहाँ पर क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट मास रख देते हैं। टेस्ट मास मतलब कोई भी मास रख दीजिए। तो लेट सपोज फोर्स एक्सपीरियंस बाई m0 मास इज इक्वल टू f। तो मान लेते हैं कि ये फोर्स जो है m0 मास जो है f फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई m0 मास इज f। तो f हमारा m0 मास एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यूनिट मास कितना करेगा, तो डिवाइडेड बाई m0। तो ये हो गया, यूनिटरी मेथड लगा दिया। और यहाँ पर हम, आपको याद है, इसको ऐसा लिखते थे, लिमिट क्या, m0 टेंडिंग टू 0। तो m0 शुड बी वेरी स्मॉल। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट where mass m0 is placed। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते थे। इसका क्या मतलब होता था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। m0 बहुत छोटा होता है। m0 बहुत छोटे होने का मतलब क्या है कि लेट सपोज हमें ये m की फील्ड निकालनी है। तो m की फील्ड निकालनी है तो हमने यहाँ पर m0 रख दिया। जब हमने यहाँ पर m0 रख दिया, चूंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस m0 की प्रेजेंस की वजह से ये m जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको बोलते हैं सोर्स मास। तो इस m0 की प्रेजेंस की वजह से ये सोर्स मास अपनी जगह से डिस्टर्ब होकर इधर चला जाएगा। और जब इधर चला जाएगा तो जो एक्चुअल फोर्स हमने कैलकुलेट किया है वो एक्चुअल में जितना होना चाहिए उससे डिफरेंट आएगा। इसका मतलब आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई इसको ऐसा प्लेस करें सच दैट कि इसकी प्रेजेंस की वजह से ये सोर्स मास जो है डिस्टर्ब ना हो पाए। ठीक है, तो इसको बहुत छोटा लेते हैं। बहुत छोटा लोगे तो इसका डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा। ठीक है, तो जो फील्ड होगी वो ऑलमोस्ट एक्चुअल के बराबर आएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से लेते हैं। इसका लॉजिक ये है, ऐसा क्यों लिखते हैं। याद रखिए कि जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते हैं और या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पता है तो ग्रेविटेशनल को हम हर समय लिख सकते हैं। कैसे लिख दें कि एक पॉइंट मास के लिए पहले लिख लेते हैं। तो फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, तो 1 नंबर इसको बोल देते हैं, क्योंकि अभी बहुत ढेर सारे अरेंजमेंट के लिए हम लिखेंगे फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। इनफैक्ट आप ऐसा सोचिए रिवीजन कर रहे हैं तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कितनी, Q/4πε0 r²। एक पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है Q/4πε0 r²। कैसे करते हैं, अभी जैसे बताया था, पहले एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज पे, या फिर एक पॉइंट मास है तो पॉइंट मास की वजह से P पॉइंट पर चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। तो P पॉइंट पे हमने रख दिया m0 मास। तो अगर मान लेते हैं फिक्स्ड है या वो बहुत छोटा है, ऐसा कुछ भी मान लेते हैं फिक्स्ड है
ये फिक्स्ड है सच दैट कि उसकी प्रेजेंस की वजह से डिस्टर्ब ना हो पाए, तो आर। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई एम नॉट इज इक्वल टू, फोर्स एक्सपीरियंस बाई एम नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम नॉट बाई क्या, आर स्क्वायर। ये अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ इस पे फोर्स रहेगा जी एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई एम नॉट। तो यूनिट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो डिवाइडेड बाई एम नॉट। तो फील्ड की इंटेंसिटी एग्जैक्टली उसी तरीके से ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर अगर पी पॉइंट है और पी पॉइंट पर एम मास के जैसे इंटेंसिटी निकालते हैं, तो याद रखिएगा ये हर समय सब चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, यहाँ रिपल्शन का कोई कंसेप्ट ही नहीं, हर चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो जनरली अगर ये आर है तो हम इस वेक्टर को, इस डायरेक्शन को आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे बहुत किया होगा। तो जो फील्ड है पी पे वो हर समय अपनी ओर खींचेगी, इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन हर समय होगी टुवर्ड्स द मास। तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आर कैप विद माइनस साइन ई जी। तो ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती थी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो थोड़ा इनको कंपेयर करिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। कभी भी रिप्लेसमेंट करना आप ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं। इनको कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड याद है या इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला टर्म याद है तो ग्रेविटेशनल वाला टर्म कैसे निकालेंगे, तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे हर समय जी से, ठीक है। पहला ये ऐसा कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपको एक फॉर्मूला याद है तो दूसरे ग्रेविटेशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जी से रिप्लेस कर देंगे और जो मास है, जो चार्ज है, उसको m से रिप्लेस कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को g से रिप्लेस कर दीजिए, q को m से रिप्लेस कर दीजिए। फॉर्मूला अगर वो वाला याद है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप याद आ जाएगा, ठीक। करके देखते हैं। तो फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास ये हमें पता चल गया। पॉइंट मास के बाद हमने पढ़ा था लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज के लिए तो यहाँ पर लिखते हैं फील्ड ड्यू टू क्या, फील्ड ड्यू टू लाइन मास। तो एक लाइन मास के लिए फील्ड कैसे लिखें, फील्ड ड्यू टू लाइन मास। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई डेरिवेशन नहीं करूँगा, बस एक फॉर्मूला जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जो लिखा था वही यहाँ पर लिखता जाऊँगा। तो दूसरा हमारा हो गया फील्ड ड्यू टू, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लाइन मास, लाइन मास ऑफ मास डेंसिटी लैम्डा, लाइन मास ऑफ डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी ऑब्वियसली। तो लाइन मास ऑफ लीनियर डेंसिटी लैम्डा। तो वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी होता था, यहाँ लीनियर मास डेंसिटी है। तो मास के टर्म में तो मतलब क्या कि मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। वहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी होता था मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ लैम्डा रिप्रेजेंट करेगा मास पर यूनिट लेंथ। लेट सपोज कि हमारे पास ये मास है, ये लाइन मास है और इस लाइन मास से r डिस्टेंस पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट P पर, ठीक है, जिसका जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो एंगल सबटेंड कर रहे हैं अल्फा एंड बीटा। तो ये डिस्टेंस r है, ये अल्फा और ये 90 डिग्री है, ये अल्फा और ये बीटा सबटेंड कर रहे हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लेंगे। तो वहाँ पर हम ऐसे या लिखते थे, ये I डायरेक्शन, ये J डायरेक्शन, और शायद आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो, और इस पे जो है लैम्डा चार्ज डेंसिटी होती थी, यहाँ पर बस मास डेंसिटी है। तो इस पे जो मास डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो ऊपर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिखा था कितना, k लैम्डा बाई आर, वेयर k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो या फिर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड का x कॉम्पोनेंट होगा, लैम्डा की जगह लैम्डा लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह g लिख दो, जी आर, और साथ में क्या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ऐसा। और वहाँ पर जो दूसरा टर्म होता था ई वाई, तो ई वाई इज इक्वल टू सेम जी लैम्डा बाई आर, और ये होता था कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा,
ठीक है। ये वाला टर्म होता था जे कैप डायरेक्शन में, ये वाला टर्म होता था आई कैप डायरेक्शन में। जैसे वो लिखा था लैम्डा, वैसे ये लैम्डा लिखा है, 1/4πε0 को जी लिख दिया, बाकी सब कुछ कहानी वही आ गई, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि ग्रेविटेशनल फील्ड्स हर समय अट्रैक्टिव नेचर का होगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस लगाते जाइए, तो माइनस माइनस, ठीक है। कोई भी देख लीजिए, जैसे ये वायर इन्फिनिट लेंथ का अगर ये वायर होता, फॉर एग्जांपल केस ये वायर केस 1, ये वायर अगर इन्फिनिट लेंथ का होता तो इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, यहाँ से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू लिखते, तो दिख रहा है कि भाई इन्फिनिटी केस में अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 90 हो जाती है, ठीक है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए। अब आप खुद सोचिए कि इन्फिनिटी केस में जैसे ये वायर इन्फिनिटी लेंथ का हो जाए, तो ये वायर जैसे अभी यहाँ पर है, थोड़ा और बड़ा कर देंगे, थोड़ा और बड़ा कर देंगे, तो देखिए ये बीटा की वैल्यू और बड़ी होगी, ठीक है। और बड़ा कर देंगे तो बीटा की वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, और एकदम जब ये पॉइंट इन्फिनिटी को चला जाएगा, ये पॉइंट जब इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो ये लाइन, ये जब ये जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, लाइन ऐसे होती जा रही, जैसे जैसे ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, लाइन ऐसे होती जा रही। जब ये पॉइंट इन्फिनिटी को चला जाएगा तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो इन्फिनिटी के केस में अल्फा और बीटा दोनों 90 है, तो दिख रहा है कि ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ई वाई ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड का जो एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, यहाँ पर अल्फा 90 बीटा 90, तो 2gm बाई 2g लैम्डा बाई आर, और विथ माइनस साइन आई कैप। इसका मतलब ये सारी चीज़ों को अपनी ओर खींच रहा होगा ऐसा, ठीक है, 2g लैम्डा बाई आर इंटू आई कैप। अगर यही केस 2 लिख लेते हैं, अगर यही जो हमारा सेमी इन्फिनिट होता केस 2, ये सब हम कर चुके हैं केस 2 में, वायर जो सेमी इन्फिनिट होता और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताना है, तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसका एक एंड जो है फिक्स्ड है, ठीक है। इस पे लैम्डा मास डेंसिटी है, इस पे भी लैम्डा मास डेंसिटी है, तो इस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज इक्वल टू कितना 90। तो अगर इसमें पुट कर दे तो ई एक्स कितना हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस जी लैम्डा बाई आर आई कैप, और ई वाई लिखेंगे तो अल्फा हमारा 0 है, बीटा 90, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा 0 तो cos 0 1 और बीटा 90 cos 90 0, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी ई वाई इज इक्वल टू कितना, जी लैम्डा बाई आर जे कैप, ठीक है। होना भी चाहिए था, इस पॉइंट पर फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा और इस पॉइंट पर फील्ड का दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, और दोनों इक्वल अमाउंट के होंगे, वैल्यू हो जाएगी कितनी, जी लैम्डा बाई आर, तो रिजल्टेंट कहीं ऐसा बीच में जाएगा, तो चीज़ों को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहीं ऐसा बीच में जाएगा, इसकी वैल्यू होगी जी लैम्डा बाई आर इंटू कितना, √2, ठीक है। दूसरा हो गया, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा ही अगर एक लाइन मास है, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, तो ऐसा एक लाइन मास है, लेकिन इस बार स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं है, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, तो सर्कुलर आर्क पे लिखना है, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, तो सर्कुलर आर्क में कैसे लिखोगे, फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर, तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, तो सेंटर पे अगर हम सर्कुलर आर्क के जैसे फील्ड लिखें, ठीक है, तो कोई आर्क है जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो लेट सपोज कोई आर्क है यहाँ से यहाँ तक जो सॉलिड लाइन बनाई है, यहीं पर मास है, तो कोई आर्क है जो सेंटर पे अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल जो हमारा क्या है, अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, इस पे जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा है और ये एंगल अल्फा है। तो आपको शायद याद हो, इसमें जो फील्ड लिखते थे, फील्ड की वैल्यू आती थी कितनी, फील्ड की वैल्यू आती थी लैम्डा अपॉन 2πε0 r इंटू साइन अल्फा बाई 2, जहाँ पर r रेडियस है, तो यहाँ पर भी वैसे ही फील्ड आ जाएगी, तो यहाँ पर फील्ड कितनी आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2πε0 r इंटू साइन अल्फा बाई 2, तो 1/4πε0 को आप जी रखते हो, तो 1/4πε0 को जी रखते हो, तो ये कितना हो जाएगा 2g बाई आर कैपिटल R साइन अल्फा r स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, साइन अल्फा बाई 2। और अगर इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा लिखेंगे 2g लैम्डा
आर और साइन अल्फा बाई 2, ये हमारा आंसर होता था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में ये आंसर होता था, उसी से हमने ग्रेविटेशनल बना लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में आंसर होता था 1 अपॉन या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाई 2। तो यहाँ उसी हिसाब से रिप्लेस कर दिया। और फील्ड हर समय होती है अलोंग एंगल बाइसेक्टर, अलोंग एंगल बाइसेक्टर। तो आपको याद रखना है एंगल अलोंग एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर में होती है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये अट्रैक्टिव नेचर की फील्ड होगी, तो फील्ड हर समय इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, फील्ड हर समय इस डायरेक्शन में होगी। तो ये फील्ड की डायरेक्शन, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल अल्फा बाई 2 होगा, ये भी क्या अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, अगर मास के टर्म में लिखते थे तो भी आपको याद होगा मास के टर्म में कैसे लिखते थे। मास के टर्म में हुआ तो ये होता था Gm/r² साइन अल्फा बाई 2 और अपॉन अल्फा बाई 2। तो मास के टर्म में ये होता था फॉर्मूला। मास के टर्म में मतलब क्या है कि अगर इस पे टोटल मास कैपिटल M है तो ये फार्मूला होता था। एकदम फार्मूला बेस है, सब कुछ फार्मूले पे है। ठीक है, जैसे रिंग के केस के लिए कर ले, फील्ड ड्यू टू रिंग, तो फील्ड ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग, तो रिंग का भी आपको याद होना चाहिए। रिंग का लिख लेते हैं फील्ड ड्यू टू, थोड़ा पुरानी चीज़ें रिकॉल भी हो जाएगी, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। फील्ड ड्यू टू रिंग, रिंग तो एक रिंग है ऑफ मास m एंड रेडियस r, मास m एंड रेडियस r। ठीक है, तो एक रिंग के लिए फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो एक रिंग के लिए फील्ड की वैल्यू क्या होगी लिखना है। तो सेंटर पे तो जीरो हो जाएगी। सेंटर पे कितना लिखे तो सेंटर पे क्या हो जाएगी, जीरो। फिर सेंटर पे फील्ड जीरो की होगी। आपको पता ही है कि भाई कोई भी अगर रिंग को हम मान सकते हैं कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कहाँ पर सिचुएटेड है उसकी पेरिफेरी पे। तो सर्कमफेरेंस पे बहुत ढेर सारे पॉइंट 1 बाई 1 रखे हुए हैं। तो अगर सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट मास उठाएंगे तो उसका सिमेट्रिकली ऑपोजिट दूसरा पॉइंट मास जरूर मिलेगा। तो वो दोनों फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो हर एक पॉइंट के लिए उसका सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट जरूर मिलेगा, तो सबकी फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो सेंटर पे फील्ड हमें पता है जीरो है। और एक्सिस पे अगर निकाले फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ मास m, यहाँ मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो मास एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज यूनिफॉर्म है, ये आपको याद रखना है। तो m मास है, रेडियस r है, और एक्सिस के किसी पॉइंट पर, तो एक्सिस के किसी पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या है, r है, तो एक्सिस के किसी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो एकदम उसी से पुराना कर लेंगे, पुराने से याद आ जाएगा हमें। पुराना आपको शायद याद हो, ये होता था Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² रेज़ टू द पावर 3/2। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी फील्ड आएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Gm R अपॉन r² रेज़ टू द पावर कितना 3/2। ठीक है, विथ माइनस साइन, और माइनस साइन में आर कैप ये डाल दो, या आर कैप किसको बोलते हैं, जनरली इस डिस्टेंस को आर बोलते हैं। तो ये हमारा आर कैप डायरेक्शन में है, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, ये हमारी आर कैप डायरेक्शन होगी। तो Gm/r माइनस साइन के साथ r² रेज़ टू द पावर 3/2, ये हुई ग्रेविटेशनल फील्ड। हमें पता है सेंटर पे फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है, सेंटर पे फील्ड जीरो होती है। और फिर जब हम लार्ज डिस्टेंस पे जाएंगे तो लार्ज डिस्टेंस पे भी फील्ड जीरो होगी। तो दोनों पॉइंट पे फील्ड जीरो है, लेकिन बीच में फील्ड जीरो नहीं है। इसका मतलब फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू धीरे धीरे, फील्ड हर समय नेगेटिव है, फील्ड हर समय नेगेटिव मतलब टूवर्ड्स द मास है। तो यहाँ पर भी फील्ड जीरो, इन्फिनिटी में भी फील्ड जीरो। तो हम कहेंगे भाई मैग्नीट्यूड फील्ड का जरूर कहीं बड़ा होगा, तभी तो जीरो से जीरो है तो मैग्नीट्यूड, बीच में तो जीरो है नहीं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ते बढ़ते कहीं पीक आया होगा। कोई चीज़ बढ़ेगी तभी तो घटेगी, है ना। जो जीरो से फिर से जीरो आना है और बीच में नॉन जीरो है तो पहले बड़ा होगा फिर घटा होगा। तो मैक्सिमम कहाँ पर होती है वो भी हमें पता है कि मैक्सिमम फील्ड इज एट पॉइंट, मैक्सिमम फील्ड इज एट पॉइंट r इज इक्वल टू कितना, r/√2। यहीं से हमने क्या किया, बहुत सारे सवालों के आंसर फटाफट लिख सकते थे। अगर कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सेंटर के रिस्पेक्ट में सारे मासेस एक तरीके से रखे हुए हैं, इसका मतलब जैसे मान लीजिए दो मासेस हैं, ये दो मासेस हैं, और इन दो मासेस में
ये m का है, ये भी m का है, दोनों इक्वल हैं, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में सारे मासेस एक जैसे रखे हुए हैं। सेंटर के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। अगर ये कहें कि भाई ये a लेंथ है, ये r लेंथ है, ये r लेंथ है, तो p पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, निकाला भी हुआ है। तो p पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, p पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं कैसे, g और जी आर और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर कितना 3/2 और इनटू टोटल मास इज 2 है। तो इसका आंसर बड़ा आसानी से देखो निकल जाएगा। ये मैंने याद करवाया तो वहाँ पर भी फिर से बता रहा हूँ, कभी भी ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो जो इस टाइप का हो, इसका मतलब सेंटर के रिस्पेक्ट में सारे मास एक तरीके से रखे हुए हैं, सब इक्वल मास एक तरीके से रखे हुए हैं सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट लगा लेंगे आप फॉर्मूला। यहाँ पर भी इस पॉइंट पर फील्ड 0 है और इन्फिनिटी फील्ड 0 है, तो बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर फील्ड मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पर फील्ड मैक्सिमम होगी, फील्ड इज मैक्सिमम एट आर इज इक्वल टू कितना a/√2। ठीक है, ऐसा 2 मास हो, चाहे 3 मास हो, चाहे 4 मास हो, चाहे 5 मास हो, चाहे 6 मास हो, सब के लिए ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर वाला एग्जाम्पल वहाँ किया था, यहाँ पर भी कर लेते वही स्क्वायर वाला एग्जाम्पल। एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ a है, उसके सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर किसी पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कैसे लिखेंगे। स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स पे इक्वल मास रखे हुए हैं, तो आप देख रहा है कि सेंटर के रिस्पेक्ट में सारे मास एक जैसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस अमाउंट निकालनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमें पता है ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो ये पूरी लेंथ a√2 हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/√2। अब बड़ा आसान है लिखना, अब बड़ा आसान नहीं लिखना, कैसे लिखते हैं, अब लिखिए अगर ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हो जाएगी g इंटू आर डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर प्लस ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस कितना a²/2 रेज टू द पावर कितना 3/2 और इंटू टोटल मास दैट इज 4 है। ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की ओर, तो ई का मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन नीचे की ओर है। ऐसा यहाँ पूछा जाए फील्ड किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, हमें पता है अगेन सेंटर पर फील्ड 0 होगी, क्योंकि इसकी फील्ड इससे कैंसिल हो जाएगी, इसकी फील्ड इससे कैंसिल हो जाएगी, सेंटर फील्ड क्या होगी 0 होगी, इन्फिनिट में फील्ड 0 होगी, तो बीच में ऐसा जरूर होगा जहाँ पर पीक आया होगा, और वो पीक कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं r/√2 पे। r क्या है, सेंटर से मास को ज्वाइन करने वाली डिस्टेंस, तो सेंटर से मास को ज्वाइन करने वाली डिस्टेंस है a/√2, तो a/√2 का √2 कितना हो जाएगा, तो r is equal to a/2 पर फील्ड विल बी मैक्सिमम, r is equal to a/√2 पे फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो ऐसा बहुत आसानी से सवाल कभी आते हैं तो जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 की जगह 5 होता तो फिर वही यही वाली डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन बस ये है कि पाँचों को सेंटर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली रखना पड़ेगा। ठीक है, और पाँचों पे इक्वल मास होने चाहिए, 6 हैं तो 6 को सेंटर के सिमेट्रिकली रखना पड़ेगा, 6 पे इक्वल मास हो। ठीक है, सिमेट्रिकली नहीं रखेंगे तो एक दूसरे की फील्ड कैंसिल आउट नहीं होगी, समझ में आ रही बात। सिमेट्रिकल नहीं रखेंगे तो एक दूसरे की फील्ड, एक अगर यहाँ रखा है दूसरा कहीं और इसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट नहीं रखा है तो उसकी फील्ड एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगी, समझ में आ रही बात। तो इस तरह के अरेंजमेंट के डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसके बाद आता है तीसरे के बाद चौथा, फील्ड ड्यू टू डिस्क। तो फील्ड ड्यू टू डिस्क फॉर्मूला बस लिखेंगे, फील्ड ड्यू टू रिंग की जगह क्या डिस्क, तो रिंग की जगह डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r एट एक्सियल पॉइंट। तो ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, तो इस बार ये डिस्क बन गया है डिस्क, और फिर से हम क्या करते हैं एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं फील्ड की वैल्यू। तो डिस्क की वजह से फील्ड कितना होता है, तो डिस्क की वजह से आपको फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, डिस्क की वजह से फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डिस्क की वजह से फील्ड क्या होती है, जैसे डिस्क की वजह से फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो एक डिस्क की वजह से फील्ड का फार्मूला होता है कितना, अगर फील्ड लिखें तो E इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 2gm बाई आर स्क्वायर, 2gm बाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और डायरेक्शन होती है आर कैप विथ माइनस साइन। तो ये हमारा फील्ड होता है। आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड क्या होती है, ई अगर हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्या लिखा है, ये ग्रेविटेशनल लिखा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड क्या होती है आपको याद होना चाहिए, ये होता है कितना Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और आर कैप, ये फील्ड होती थी, जहाँ पर आर कैप
ये वाली डायरेक्शन है, यहाँ पर आर कैप, सॉरी ये तो माइनस आर कैप डायरेक्शन है, आर कैप डायरेक्शन ये वाली है, आर कैप डायरेक्शन ये वाली है, तो माइनस आर कैप लिखना है तो इधर लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता था, इसको देख के हम ऊपर वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको देख के हम ऊपर वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि Q को रिप्लेस करना है M से और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना है G से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को G से, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करना होगा 2G से। तो ऐसा रिप्लेस करके डायरेक्टली ये याद है तो वो याद हो जाएगा, वो याद है तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, थोड़ा याद रखिएगा कि जब मैंने डिस्क के लिए फील्ड कैलकुलेट करवाई थी तो वहाँ पर इस इंटीग्रेशन में x की जगह r रखना भूल गया था मैं शायद, तो वो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर भी, तो अगर दिमाग में तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। बस एक इंटीग्रेशन में यहाँ पर जो है r की जगह x लिखना में गलती हो गई, तो फॉर्मूला ही है वो, वहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्क के लिए एक्सेस के किसी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू ये होती है। इसके बाद आते हैं ऐसे अरेंजमेंट जिसके लिए हमने गॉस लॉ यूज़ किया था। तो याद रखिएगा कि गॉस लॉ इज़ वैलिड फॉर इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। तो दिख रहा है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कैलकुलेट किया था तो वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा था, या इनवर्स स्क्वायर को ओबे कर रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इनवर्स स्क्वायर को ओबे कर रहा है। तो जैसे गॉस लॉ हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए या चार्ज के लिए, तो गॉस लॉ मास के लिए भी लिख सकते हैं। गॉस लॉ ऐसा किसी भी चीज़ के लिए लिख सकते हैं जो इनवर्स स्क्वायर पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। तो अगर हम लिखें गॉस लॉ फॉर मास, अगर हम लिखें गॉस लॉ, ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर मास, यहाँ पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस में नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होती थी, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग होती है मास पे, किसी पॉइंट मास पे एंडिंग होती है, लेकिन स्टार्टिंग का पता नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग नहीं बता सकते, स्टार्टिंग कहाँ से आता है? इन्फिनिटी से आता है। एंडिंग किसी पॉइंट मास पे होगी, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? इन्फिनिटी से आएगा। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती थी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता था, यहाँ ओरिजिनेट होने का कोई कंसेप्ट नहीं, कहीं से ओरिजिनेट नहीं होती, सब पे ख़त्म होती। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट्स एट क्या? टर्मिनेट्स एट पॉइंट मास, ठीक है। और बाकी फील्ड की पूरी जानकारी वही है। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइंस, और उनको हम पैटर्न को विजुलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, चीज़ों को स्पेस में समझने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस का थोड़ा उससे विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। किसी भी दो मासेस की फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ये फील्ड लाइंस कभी क्लोज नहीं हो सकती, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी क्लोज नहीं हो सकती थी, वैसे ये वाली फील्ड लाइंस भी कभी क्लोज नहीं हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हमें पता है। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होंगी तो इक्विस्पेस लाइन होंगी, नॉन यूनिफॉर्म होंगी तो कैसी होंगी? जहाँ पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड का अमाउंट ज़्यादा होगा, ऐसा सब कुछ हम यहाँ बता सकते हैं जैसे वहाँ पढ़ा था, ठीक है। बस एक ही डिफरेंस है यहाँ पर कि यहाँ ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो नहीं पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फील्ड हर समय नेगेटिव होती है, तो किस पॉइंट पर टर्मिनेट होती है वो पता है, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? कहीं पर हमें पॉजिटिव ऐसी चीज़ नहीं मिलती जहाँ से पॉजिटिव फील्ड लाइंस निकले। पॉजिटिव फील्ड लाइंस मतलब जहाँ से फील्ड लाइंस निकले, हर एक चीज़ पे टर्मिनेट होती है, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी ओर दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही हैं। समझ में आ रही बात? तो गॉस लॉ, जैसे वहाँ पर गॉस लॉ लिखते थे क्या कि भाई क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मान लीजिए क्लोज सरफेस में हमारे पास m1 मास है, m2 मास है और m3 मास है, ये 3 मासेस हैं, और इसके बाद बाहर m1 मास है, बाहर m2 मास है, बाहर m3 मास है, ऐसा अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते थे कि जैसे वहाँ पर लिखते थे कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिखते थे। तो यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फ्लक्स लिखें तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? Eg डॉट एरिया वेक्टर वैसे ही होगा, Eg डॉट dA का क्लोज इंटीग्रल, दैट इज क्या है? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस क्लोज सरफेस, और ये क्लोज का सिंबल है, इज इक्वल टू
ठीक है, इज इक्वल टू नेट मास इनक्लोज्ड, नेट मास इनक्लोज, तो मास इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट वहाँ होता था, यहाँ पर देखते क्या होता है, तो वहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता था, तो यहाँ पर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को कितना लिखते थे, यहाँ पर 1 बाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखते थे G, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे 4 पाई G, तो 4 पाई G, तो ये ऐसा लिख सकते हैं M इनक्लोज्ड, और 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 4 पाई G, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई G, तो 4 पाई G, तो इसको हम बोल सकते हैं ये है गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन। यहाँ पर Eg रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ जो Eg है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड दिस इज फील्ड ड्यू टू, ठीक है, ये हमने स्केलर अमाउंट लिखा है, तो फ्लक्स जब लिखेंगे तो नेट मास इनक्लोज्ड है तभी फ्लक्स होगा, तो इसका मतलब फ्लक्स हर समय अंदर की ओर ही आ रहा होगा, ये हमें पता है, फ्लक्स हर समय अंदर की ओर ही कट कर रहा होगा। तो ये जो लाइंस होती हैं, ये जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स में किस चीज़ की ग्रेविटेशनल फील्ड का फ्लक्स है, तो हम कहते हैं ये फ्लक्स होता है ड्यू टू फील्ड ऑफ ऑल द मासेस, ड्यू टू फील्ड ऑफ ऑल द मासेस। तो ऑल द मासेस में इंटरनल वाले भी आते हैं और क्या होता है एक्सटर्नल वाले भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर इनक्लोज बोले तो सिर्फ हमारा इनक्लोज ही आएगा, अंदर वाला, तो सिर्फ ये अंदर वाला होता है, इनक्लोज लिखा ही है, लेकिन यहाँ पर फील्ड होती है ड्यू टू ऑल द मासेस, अंदर वाला एज वेल एज बाहर वाला, ठीक है। तो अगर इस केस में फ्लक्स लिखना है तो इस केस में फ्लक्स होगा M इनक्लोज, M इनक्लोज में आएगा कौन सा M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू क्या 4 पाई G, तो ये हमारा होगा ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, एकदम वैसे ही जैसे वहाँ पढ़ा था, किस चीज़ को किससे रिप्लेस करना है वो पीछे लिखा हुआ है, और आपको याद रखना है कि जो भी चीज़ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, जो भी लॉ इनवर्स स्क्वायर पैटर्न को फॉलो करता है, वो उस लॉ के लिए गॉस लॉ वैलिड है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए गॉस लॉ वैलिड है, ग्रेविटेशनल के लिए गॉस लॉ वैलिड है, कोई भी ऐसा फील्ड होता समहाउ कोई हाइपोथेटिकल फील्ड बना लेते हैं, हम कहते हैं भाई एक हाइपोथेटिकल फील्ड है और जो कि इनवर्स स्क्वायर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए भी अगेन हम कहेंगे गॉस लॉ इज वैलिड, तो गॉस लॉ इज वैलिड फॉर इनवर्स स्क्वायर पैटर्न, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखते थे, इसके बाद हम लिखते थे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, ऐसा लिखते थे, याद होगा। तो यहाँ पर भी अगर कोई खोखला गोला है तो उसकी फील्ड, उसमें गॉस लॉ से ही हमने निकाला था, इसलिए मैंने गॉस लॉ भी बता दिया। तो फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, खोखले गोले के लिए फील्ड, तो फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, तो एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर इज ऑफ मास m रेडियस r, तो हॉलो स्फीयर मास m रेडियस r, तो इस हॉलो स्फीयर के लिए फील्ड कैसे लिखेंगे, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अंदर किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गोले के अंदर किसी पॉइंट पर क्या होती थी 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड भी गोले के किसी अंदर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी 0 व्हेन r इज लेस देन r, एंड एक्सटर्नल के पॉइंट पे जब हम देखते थे तो यही चीज़ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता था। तो यहाँ पर भी अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट पे देखेंगे तो यही गोला बिहेव करने लगेगा पॉइंट मास की तरह, और जो पॉइंट मास रखा होगा कहाँ पर, सेंटर है, तो सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं फिर। तो इस गोले के लिए एक्सटर्नल पॉइंट पर अगर फील्ड की वैल्यू लिखें तो एक्सटर्नल पॉइंट पर ये पॉइंट मास जैसा बिहेव करने लगेगा, तो Gm/r², r क्या निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो चूंकि ये फील्ड हर समय ये है खोखले गोले के लिए किसी पॉइंट पर जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, उसके लिए किसी पॉइंट पर फील्ड, तो r क्या है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से किसी डिस्टेंस पे देख रहे हैं, तो r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो अगर p पॉइंट अंदर है तो फील्ड 0 है और p पॉइंट बाहर है तो फील्ड इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे, ग्राफ भी हम बना चुके हैं वहाँ पर, यहाँ पर आपको ग्राफ कभी देखने को मिलेगा तो ऐसा दिखा देंगे, ऐसा दिखता है कभी कभी, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये ग्रेविटेशनल फील्ड बनाते हैं ऐसा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड और ये डिस्टेंस, और इस ग्राफ को कहते हैं भाई फील्ड तो r इज इक्वल टू कैपिटल R तक तो है ही नहीं, तो r इज इक्वल टू कैपिटल R तक फील्ड नहीं है, बाकी फील्ड ऐसे, ठीक है। तो इन केस ऑफ ये r इज इक्वल टू R है, तो इन केस ऑफ ग्रेविटेशन
फील्ड हमारा कुछ ऐसा बना देते हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको समझ में आ रहा होगा फील्ड ऐसा क्यों बना देते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि फील्ड का साइन हर समय नेगेटिव होता है, इसका मतलब फील्ड हर समय इस डायरेक्शन में होती है। तो इस डायरेक्शन को हम नीचे की ओर दिखाते हैं और उस डायरेक्शन को ऊपर की ओर दिखाते हैं। अगर मैग्नीट्यूड वाइज ड्रॉ करें तो आप कहोगे वही होगा भाई, जैसा वहाँ पर होता था वही, यहाँ से यहाँ तक गायब और फिर सडनली ये डिक्रीज होने लगता है। तो इसको देख के परेशान नहीं होना है, जो वहाँ पर जो ग्राफ बनता था उसको नीचे कर देंगे तो यहाँ वाले ग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर के बाद हो गया फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। फील्ड ड्यू टू क्या? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर फील्ड है सॉलिड स्फीयर के लिए जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है। तो इसके लिए फील्ड कितना होगा? ठीक है, इसके लिए फील्ड कितना होगा? तो आप कहोगे इसके लिए भी फील्ड हमें निकालना आता है। इस बार सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर की फील्ड क्या होती है? ठीक है, यहाँ से कोई डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है, ये P पॉइंट है, R अंदर हो सकता है, R बाहर हो सकता है। जब R अंदर होता है तो आपको पता है अंदर पे बिहेवियर फील्ड का कैसा होता है। फील्ड की वैल्यू होती है जी आर अपॉन या जी एम आर अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी माइनस साइन के साथ ये होगा, जहाँ पर आर कैप की डायरेक्शन ये है, आर कैप इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आर कैप इसको बोलेंगे। तो इस वजह से माइनस आर कैप अंदर की ओर है, और बाहर ये अगेन वो बिहेव करने लगता है एज अ पॉइंट चार्ज, तो जी एम बाई आर स्क्वायर, अगेन आर कैप विथ माइनस। ठीक है, तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए, इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये होता है। ठीक है, इसको आप चाहते हो, अगर आप इसको चाहते हो भाई डेंसिटी के टर्म्स में लिखना, तो डेंसिटी के टर्म में से लिख दो। यहाँ पर डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये गोला है, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो हम मास को लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू रो और रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर आपको डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है तो डेंसिटी एम की जगह ये रिप्लेस करके डेंसिटी के टर्म में लिख लीजिए आंसर। ठीक है, जैसे हॉलो सिलेंडर का, एक हॉलो सिलेंडर का, तो हॉलो लॉन्ग सिलेंडर, अगर एक हॉलो लॉन्ग सिलेंडर है तो उसके लिए फील्ड कैसे होगी? ठीक है, इसमें पहली बार हम क्या करते हैं, यहाँ गॉस लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी कर चुके हैं, आपको अगर वो फॉर्मूला याद है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि हॉलो सिलेंडर के अंदर, अगर सिलेंडर हॉलो है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? ज़ीरो होती थी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होगी। तो हॉलो लॉन्ग सिलेंडर, अगर एक हॉलो लॉन्ग सिलेंडर है तो अंदर फील्ड तो ज़ीरो होगी, अंदर फील्ड ज़ीरो होगी, और बाहर फील्ड निकालना है। हॉलो है, खाली है, तो जो मास होगा वो बाउंड्री पे ही होगा। तो मास होगा बाउंड्री पे ही होगा, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे क्या? सरफेस मास डेंसिटी या एरियल डेंसिटी। जैसे लीनियर डेंसिटी होती है वैसे ही एरियल डेंसिटी, इसका मतलब मास पर यूनिट एरिया आपको गिवन है, तो सरफेस मास डेंसिटी। ठीक है, ऐसा हमारा लॉन्ग सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर है। ठीक है, तो इनर पॉइंट पर दिख रहा है, हमें याद भी है कि भाई हॉलो सिलेंडर के लिए अंदर, जैसे हॉलो स्फीयर था, हॉलो स्फीयर के लिए अंदर फील्ड ज़ीरो होती थी, तो हॉलो सिलेंडर के लिए भी अंदर फील्ड ज़ीरो होगी। और हॉलो सिलेंडर के लिए बाहर फील्ड कैसे निकाले? अंदर ज़ीरो क्यों होगी? हमने क्या किया होगा, हमने कोई गॉसियन सरफेस लिया होगा, सिलेंड्रिकल हाइपोथेटिकल सरफेस लिया होगा, और देख रहे हैं कि उसके अंदर मास इनक्लोज जीरो है। तो मास इनक्लोज जीरो है तो कोई फ्लक्स ही नहीं होगा, और कोई फ्लक्स नहीं होगा तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी। लेकिन अगर बाहर देखा जाए तो मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लिया जाए, एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लिया जाए, ऐसा एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लिया जाए, और वो एल लेंथ का मान लेते हैं, लिया गया है, एल लेंथ का लिया गया है, और इसकी जो रेडियस उतनी ही लेते हैं जिस पॉइंट पर हम फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड है। तो आर रेडियस और एल लेंथ का एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल सरफेस लिया हुआ है। ठीक है, इस पे मास कहाँ है? इस पे मास इस पे है, और मास की दिया हुआ है सरफेस मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं एरियल डेंसिटी। मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस मास डेंसिटी का जो सिंबल लिखते हैं, मान लेते हैं सिग्मा है, तो सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी। तो हर एक पॉइंट, वही पुरानी पूरी कहानी है, हर एक पॉइंट सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का हर एक पॉइंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर? अंदर वाला सिलेंडर, जो हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल सरफेस का कर्व पोर्शन का हर एक पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू
अंदर वाला सिलेंडर आइडेंटिकल है। भाई आप कहोगे कि इससे इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस है, इससे इस पॉइंट की भी उतनी डिस्टेंस है, इससे जो कर्व पार्ट का इधर वाला पॉइंट होगा उसकी, इसका मतलब सारे, और जैसा ये पॉइंट है वैसा ये पॉइंट है, वैसा ये पॉइंट है, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई कर्व सरफेस के सारे पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जो फ्लैट पोर्शन है, मतलब ऊपर वाला फ्लैट पोर्शन है, इस पे एरिया वेक्टर इधर होगा, और ग्रेविटेशनल फील्ड हमें पता है हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर वाले फ्लैट का फ्लक्स जीरो होगा, नीचे वाले फ्लैट का फ्लक्स जीरो होगा, जो भी फ्लक्स होगा वो कर्व सरफेस के थ्रू होगा। तो फ्लक्स लिखें तो कितना लिखेंगे भाई, ई चूंकि यूनिफॉर्म है सब जगह, तो इसका हमारा ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल अगर निकालें तो ई हमारा हर एक पॉइंट सेम है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ई, और इनटू पूरे का सरफेस एरिया, तो पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल, तो 2 पाई आर इंटू एल। और दूसरे तरीके से अगर इसी फ्लक्स को कैलकुलेट करें, मतलब 4 पाई जी एम इनक्लोज्ड, ये भी फ्लक्स निकालने का दूसरा तरीका है। तो इसमें एम इनक्लोज तो यही वाला पार्ट है भाई, ये वाला पार्ट, इसी पे मास है और कहीं तो मास है नहीं, तो इसी पे मास है। तो भाई इस पे कितना मास होगा, इस पे कितना मास होगा, चूंकि सरफेस मास डेंसिटी है तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया अगर इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल इंटू सिग्मा। तो दूसरे तरीके से फ्लक्स यह होगा 4 पाई जी और इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल और इंटू सिग्मा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इनको इक्वेट कर दीजिए। तो E इज इक्वल टू देखो 2 पाई और L, 2 पाई L कैंसिल हो गया, 2 पाई L कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 4 पाई जी सिग्मा आर बाई आर। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ, और डायरेक्शन अंदर की ओर है, इसका मतलब अगर इसको डायरेक्शन वाइज देखें तो आर कैप विथ माइनस साइन, मतलब अंदर की ओर भाग रहा है, जहाँ पर आर कैप ये है, ठीक है, आर कैप ये फील्ड होती है व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, एंड व्हेन आर इज लेस देन आर, तो फील्ड होगी जीरो। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ फील्ड ड्यू टू हॉलो लॉन्ग सिलेंडर। इसी तरह पूछा जाए फील्ड ड्यू टू सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर, हॉलो के बाद सॉलिड ले लें तो क्या करोगे, अगर हॉलो के बाद सॉलिड लेंगे तो क्या करोगे, तो आप कहोगे भाई एक्सटर्नल पॉइंट पर जो फील्ड रखना है, इंटरनल पॉइंट पर भी या फिर आपको याद हो, ठीक है, या फिर आपको याद हो, और या फिर आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, याद नहीं हो सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बस ये दिक्कत, ये चेंजेस आएगा कि जब मास लिखेंगे तो मास इनक्लोज में, यहाँ पर ये चेंज आएगा, जब मास लिखेंगे तो मास इनक्लोज में, चूँकि ये सॉलिड है तो इस पूरे सॉलिड पे मास होगा, यहाँ पर पूरे पे मास होगा, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो इस पूरे का मास हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो एम इनक्लोज है उसको ये ना लिख के हमें ये लिखना चाहिए 4 पाई जी, और एम इनक्लोज होगा कितना, पूरे का मास कंसिडर करना पड़ेगा, तो पूरे का मास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ कितना था, बाउंड्री पे मास था तो इसको लिखा था 2 पाई आर है, यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एल, बाकी इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो एक पाई कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हो गया, एल और एल कैंसिल हो गया, पाई एल कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू आ गई 4 पाई, ठीक है, 2 भी कैंसिल हो गया, तो 2 पाई जी, ठीक है, और इनटू यहाँ पर एक ये तो वॉल्यूम है और इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो एल और पाई कैंसिल हो गया, 2r बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 पाई जी रो आर स्क्वायर और अपॉन आर, ठीक है, 2 पाई जी रो आर स्क्वायर अपॉन आर व्हेन आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एंड डायरेक्शन को ऐसा लिख सकते हैं आर कैप विथ माइनस साइन, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ड्यू टू क्या, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट पे, और जब इंटरनल पॉइंट पे लिखेंगे तो गॉसियन सरफेस भी हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस की बाउंड्री ऐसी लेनी है कि, या गॉसियन सरफेस का जो रेडियस ऐसा लेना है कि जिस पे हमारा फील्ड, जितने दूर पे हमें फील्ड चाहिए। तो अगर अंदर लिखना है तो हमने क्या किया, एक छोटा सा गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है, और गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लिया, क्योंकि सिलेंड्रिकल
सिलेंडर के केस में दिख रहा है कि सिलेंडर के सारे पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू वो सिलेंडर जो चार्ज है वो एक जैसा है। तो जैसा ये पॉइंट है वैसा ये पॉइंट है, वैसा ये पॉइंट है वैसा ये पॉइंट है, इस वजह से हमने सिलेंडर लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें r डिस्टेंस निकालना है तो r रेडियस का सिलेंडर लिया है और मान लेते हैं l लेंथ का लिया है। तो इन केस ऑफ इंटरनल तो यहाँ पर तो यही चीज़ एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मास लिखना पड़ेगा। तो मास किसके अंदर लिखना पड़ेगा, नेट मास इंक्लूज्ड। तो नेट मास इंक्लूज इसके अंदर लिखना पड़ेगा। इसके अंदर मास इंक्लूज लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल और इंटू डेंसिटी। तो ये नेट मास इंक्लोज हो जाएगा। तो फिर से इक्वेट करेंगे तो E एट इंटरनल पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड एट इंटरनल पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक R से R कैंसिल हो गया, L से L, तो 2 पाई आर एल सब कैंसिल हो गया। तो E की वैल्यू 2 पाई आर एल कैंसिल हो गया, तो एक 2 बचा। ठीक है, G या 2 पाई G, एक पाई कैंसिल हो गया तो एक पाई कैंसिल कर दिया, एक R भी कैंसिल हो गया तो R, एक R बचा, L भी कैंसिल हो गया, बचा रो। तो 2 पाई G रो, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं R कैप विथ माइनस साइन व्हेन R इज लेस देन इक्वल टू R। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई नई चीज़ आ जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे पूछा जाए कि भाई अगर ऐसा एक स्फेरिकल कैविटी है, एक स्फेरिकल बॉल के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है, तो आंसर क्या होगा, तो पुराने तरीके से निकाल सकते हैं, हमको पता है कि आंसर क्या होगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आंसर होता था रो इंटू C1 C2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रो को रो रहने दीजिए, C1 C2 को C1 C2 रहने दीजिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई G लीजिए, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलेंडर के अंदर अगर कोई सिलेंड्रिकल कैविटी है तो उसमें फील्ड, और स्फीयर के अंदर कोई स्फेरिकल कैविटी है तो उस पर फील्ड सब निकाल सकते हैं, बस आपको एक दूसरे को रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज शीट, इनफाइनाइट लार्ज शीट ऑफ या field due to infinite large sheet of surface mass density या areal density sigma। तो अगर ऐसा कोई सिग्मा, अगर ऐसी कोई शीट होती ठीक है, तो ऐसी कोई शीट होती जिसपे सिग्मा मास डेंसिटी होता, तो शीट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो इस पर फील्ड की वैल्यू इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी वही फील्ड की वैल्यू होगी कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 बट 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई G लिखते हैं, तो 4 पाई G। तो आंसर इज E इज इक्वल टू कितना, 2 पाई G सिग्मा R कैप विथ माइनस साइन। ठीक है, तो इसका मतलब फील्ड कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम आर कैप ये है तो माइनस आर कैप इधर होगा, तो आर कैप ये इस डायरेक्शन फील्ड होगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों की फील्ड निकाल सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है तो ग्रेविटेशनल फील्ड सारी चीज़ों की निकाल सकते हैं। उसी सेम तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल याद है तो सारी चीज़ों का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उसी तरीके से एनर्जी को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, तो सब कुछ एकदम एक जैसा है। ठीक है, तो अगला हम एनर्जी और पोटेंशियल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी जो इस चैप्टर में अलग बातें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था क्या होगा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसके स्पीड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट में h हाइट पे जाएंगे तो क्या होगा, h डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगा, ये कुछ नई चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।